हेलो गाइस। और कल अपन ने बेटा आरटीआई के बारे में पढ़ लिया था और काफी सारी चीजें अपन ने कल पढ़ ली थी। जैसे मैं तुमको याद दिला दूं, अपन ने सबसे पहले आरटीआई के बारे में ये पढ़ा था कि आरटीआई किस तरीके से अपने देश में लाया गया था। फिर अपन ने उसके साइलेंट फीचर देखे थे, फिर कुछ डेफिनेशंस देखी थी, फिर कुछ किस तरीके से इंफॉर्मेशन अपन लेंगे ये भी अपन ने कल देखी, है ना। ये सारी चीजें अपन ने कल देख ली थी बेटा। अब आगे बढ़ते हैं अपन चैप्टर के साथ, आ जाते हैं ड्यूटीज ऑफ पीआईओ पे। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जो तुमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या जिम्मेदारी है? देखो जरा, मैंने एकदम कन्वर्ट कर दिया इसको एकदम इजी तरीके से। सबसे पहली जिम्मेदारी, आई होप सो तुमको एकदम क्लियर है बेटा, ठीक है। देखो, सबसे पहली जिम्मेदारी, ड्यूटीज क्या क्या है पीआईओ। अब देखो, ऊपर ही अपन ने देखा था कि जो भी रिक्वेस्ट करनी है तुमको इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वो राइटिंग में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बेटा? राइटिंग में। अगर वो राइटिंग में नहीं है तो पीआईओ तुम्हारी हेल्प करेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए। कैसे? राइटिंग में। पीआईओ तुमको हेल्प करेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए। कैसे बेटा? राइटिंग में। तो इंफॉर्मेशन चाहिए तो राइटिंग में दो। तुमको नहीं उमझ रहा है तो किसको पूछ लो? पीआईओ को पूछ लो, ठीक है। अगर सपोज मेरे पास पीआईओ, तुम लोगों ने मेरे से क्या मांगी है? इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट मेरे पास में वो पीआईओ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जो तुमने इंफॉर्मेशन मेरे से मांगी है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन कोई दूसरा पीआईओ तुमको प्रोवाइड कर सकता है? यस। मेरे पास नहीं है ना, दूसरे पीआईओ के पास है, तो उसको मैं ये ट्रांसफर करूंगा कितने दिनों के अंदर बेटा? 5 डेज के अंदर। पॉइंट नंबर 1 2 क्लियर है? ठीक है। फिर रिक्वेस्ट करने के बाद, तुमने क्या करने के बाद बेटा? रिक्वेस्ट करने के बाद तुमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए कितने डेज के अंदर? 30 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर बेटा? 30 डेज। बट सेक्शन 9 और सेक्शन 8 की इंफॉर्मेशन, जैसे अपन ने साइलेंट फीचर में ही देखा था। कहाँ पे देखा था? साइलेंट फीचर में। कि भाई सेक्शन 9 और सेक्शन 8 की इंफॉर्मेशन कैसी होती है? एग्जम्प्ट होती है। अगर तुमने कौन सी इंफॉर्मेशन मांगी है? लाइफ और लिबर्टी की। कैसी इंफॉर्मेशन मांगी है? लाइफ और लिबर्टी की। तो वो इंफॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड होने का होना कितने दिनों के अंदर बेटा? 2 दिनों के अंदर, मतलब 48 आवर्स के अंदर। साथ में अगर थर्ड पार्टी ने अपने पीआईओ से रिक्वेस्ट करी है इंफॉर्मेशन की, तो पीआईओ पहले तो उसको एक नोटिस बना के देगा। पीआईओ क्या देगा? नोटिस बना के कि हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। कितने दिनों के अंदर बना के देंगे बेटा? 5 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 5 दिन। और लास्ट में थर्ड पार्टी खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीआईओ ने 5 दिनों के अंदर क्या बना के दी थी? नोटिस। अब नोटिस में सपोजिंग लिखा था कि हम लोग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो थर्ड पार्टी खुद को रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करना मतलब ही पीआईओ के सामने क्वेश्चन रखेगा कि क्यों आपने हमारी रिक्वेस्ट को खफा कर दिया। कितने दिनों के अंदर बेटा? 10 डेज के अंदर। क्या ड्यूटी सबको क्लियर है? क्लियर है? एक बार बताओ ना, सब जन, सबकी जुबानी, सब बताएंगे आज। सब बताओ, रिक्वेस्ट कैसे करनी है? राइटिंग में करनी है। अगर राइटिंग में करने में कोई दिक्कत है तो पीआईओ तुम्हारी मदद करेगा। अगर एक पीआईओ के बाद इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो दूसरे पीआईओ से हेल्प मांगेगा। कितने दिनों के अंदर? 5 दिन। रिक्वेस्ट करने के बाद कितने दिनों के अंदर अंदर तुमको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए? 30 डेज। सेक्शन 8 और 9 की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। लाइफ और लिबर्टी की इंफॉर्मेशन 48 आवर्स में दी जाएंगी। और थर्ड पार्टी ने अगर तुमसे क्या मांगी है? इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन के लिए पहले तो जाएंगे नोटिस कि हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर वो नोटिस में रिजेक्शन है, इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर रहा है पीआईओ, तो वो केस में बेटा कितने दिनों के अंदर थर्ड पार्टी रिप्रेजेंट करेगा? 10 डेज के अंदर। तो सबको सारी परिभाषा क्लियर है बेटा? यस सर, सबको सारी परिभाषा क्लियर है। साथ में अब देखो, हमेशा ही पीआईओ
तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। हमेशा ही पीआईओ तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। कुछ कुछ केसेस में वो क्या कर देगा, रिजेक्ट। अगर उसने रिजेक्ट किया है तो उसको सबसे पहले रीजन बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, रीजन, कि क्यों हमने आपकी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। साथ में किस तरीके से तुम लोग अपील कर सकते हो। ये रिजेक्शन से अगर तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो केस में तुम लोग क्या करोगे बेटा, अपील। और किसके पास जाके तुमने अपील करना है ये भी तुमको पीआईओ बताएंगे। देखो कितना अच्छा बंदा है, रिजेक्ट भी कर दिया तो भी तुमको सब ज्ञान दे रहा है, सारी ड्यूटीज को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है। क्या सबको सारी बातें क्लियर है बेटा? ठीक है। साथ में पीआईओ जब तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देगा, एक्सेप्ट मतलब तुम्हारी जो तुमने रिक्वेस्ट डाली थी इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसको उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट। तो वो बताएगा कि कौन सा पार्ट ऑफ रिकॉर्ड वो तुमको भेज रहा है। राइटिंग में तुमको मेल आ जाएगा कि आपने ये रिक्वेस्ट करी थी, आपने आईसीएसआई के पेपर मंगाए थे, हम लोग आपको आईसीएसआई के पेपर भेज रहे हैं। ठीक है। एक्सेप्ट करने के या रिजेक्ट करने के डिसीजन क्यों लिए ये भी वो बताएंगा। ठीक है। किसने ये डिसीजन लिया था, किसने ये डिसीजन लिया था ये भी बताएंगा। किस तरीके से फीस का कैलकुलेशन हुआ था ये भी बताएंगा। और क्या रिव्यू करने का अधिकार हमको है, पीआईओ क्या अपने डिसीजन को से रिव्यू कर सकता है कि नहीं, ये भी वो तुमको बताएंगे। क्या सबको ड्यूटीज क्लियर है बेटा? यस सर, हमको सारी ड्यूटीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% क्लियर है। बढ़ेंगे आगे। आ जाओ बेटा, एग्जाम्शन फ्रॉम डिस्क्लोजर। बताओ ना, क्या एक चीज आईटीआई वाले प्रोवाइड नहीं करते? यस सर, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आईटीआई वाले प्रोवाइड नहीं करते, वो क्या हो जाती है बेटा, एग्जम्प्ट। तो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आईटीआई प्रोवाइड नहीं करेगा ये बताया गया सेक्शन नंबर 8 और 9 में। तो जो अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं ये वाला पार्ट, देखो यहां से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है बेटा ये आता है सेक्शन नंबर 8 का। अच्छा बताओ, जैसे ही मैंने बोल दिया सेक्शन 8 तो ये इंफॉर्मेशन कैसी हो गई, एग्जम्प्ट हो गई है। कैसी हो गई है बेटा, एग्जम्प्ट हो गई है। ठीक है। तो देखो कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, तुम ही लोग बताते जाओगे। ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। अच्छा बताओ, अपने देश को, अपने देश के सॉवरनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजी, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट करने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं किया जाए। अगर कोई इंफॉर्मेशन फॉरबिडन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल है तो उसको भी बताया नहीं जाएगा। साथ में अगर तुम लोग पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेशन के प्रिविलेजेस मतलब एडवांटेजेस को क्या कर रहे हो, ब्रिच, ब्रिच मतलब ब्रेक कर रहे हो तो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। या फिर जो अपना फिजुडरी रिलेशनशिप है किसके साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ, गुड फेथ में जो रिलेशन अपना चल रहा है किसके साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ, जो कॉन्फिडेंस उनके साथ अपन मेंटेन कर रहे हैं, जो ट्रेड सीक्रेट मेंटेन कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अपन प्रिवेंट करके रख रहे हैं। देखो मोदी जी जो है बहुत सारी कंट्रीज में जा रहे हैं, बहुत सारी। और देखो उनके जो ये होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं वो आपस में दोनों मिलके बातें करते हैं। तो क्या वो सारी बातें अपने तक आती है? नहीं बेटा, वो इंफॉर्मेशन बाहर प्रोवाइड की नहीं जाती है। साथ में जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसके साथ अपना जो कॉन्फिडेंस मेंटेन है ना, वो भी किसी को प्रोवाइड किया नहीं जाएगा। ठीक है। अगर किसी के लाइफ और सेफ्टी को अफेक्ट होने वाला है तो वो भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, उसको भी प्रोवाइड किया नहीं जाएगा। क्लियर है बेटा? साथ में अगर कोई ऑफेंडर है, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर मतलब जिसने साला कोई तो कांड किया है, या फिर कोई एप्रीहेंशन कर रहा है, खुद को छुपा रहा है, या फिर किसी के ऊपर चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी वाले लोग तुमको पता होंगे, दया कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, ऐसे लोग जो है बेटा बाहर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते नहीं है, है ना, जब तक उनकी केस सॉल्व ना हो जाए तब तक। और कैबिनेट पेपर जो मतलब वो पेपर होता है जो कि पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है ना, कहाँ पे रखा जाता है बेटा, पार्लियामेंट के सामने। बताओ मुझे, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर अपने पास बहुत सारे है ना, मोटा भाई है ना, उसके बाद में अपनी स्मृति ईरानी है, बहुत सारे मिनिस्टर्स अपने पास अवेलेबल है। बताओ जितने भी सारे मिनिस्टर्स अपने पास अवेलेबल है,
क्या वो पार्लियामेंट के सामने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कार्यक्रम करते हैं कि नहीं करते? तो उसको ही कौन सा पेपर बोला जाता है? कैबिनेट पेपर। बताओ, जब तक लोकसभा में वो पढ़ा नहीं जाता है तब तक वो लोगों के सामने आता है क्या? नहीं आता है सर। जब वो लोकसभा में आता है तभी तो हमको पता चलता है ना बेटा? साथ में कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिलेशनशिप, ठीक है कि नहीं बेटा? समझ रहे हो ना? इसलिए बोला जाता है अपना रिलेशनशिप हमेशा प्राइवेट रखा करो, किसी के बीच में गिरने का नहीं, अपना रिलेशन किसी को बताने का नहीं, खुशी खुशी रहने का, खुशी खुशी आइटम के साथ रहने का, किसी को बताने का नहीं। पता चल गया कांड हो जाता है। तो जितने भी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द रिलेशनशिप, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप, या फिर बड़े बड़े जो भी है, उसकी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी प्रोवाइड करने का नहीं है। क्लियर है बेटा? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे क्या बोलता है देखो। तो सेक्शन 8 के सारे कार्यक्रम तुम लोग मुझे बता दोगे कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है? सर, जो सॉवर्निटी इंटीग्रिटी को अफेक्ट करती है, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजी, साइंटिफिक, इकोनॉमी, इसको अफेक्ट करती है, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी। जो फॉरबिडन बाय कोर्ट है वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जो पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जो देश के प्रति कॉन्फिडेंस मैटर है अलग अलग देशों के प्रति, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जो फॉरेन गवर्नमेंट के ऊपर अपना भरोसा है उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएंगी। अगर कोई इंफॉर्मेशन की वजह से किसी के लाइफ और सेफ्टी को क्या होने वाला है अफेक्ट, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएंगी। अगर किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन, अप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो वो भी इंफॉर्मेशन बाहर प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। जो कैबिनेट पेपर बनाता है कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका भी इंफॉर्मेशन बाहर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द रिलेशनशिप, वो भी बाहर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है? एग्जाम्प्ट हो चुकी है। ठीक है बेटा? अब तुम ही लोग बता दो, तुम ही लोग बता दो इसका आंसर, तुम ही लोग बताओ ना यार। कैबिनेट पेपर मतलब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बनाया हुआ पेपर है, कब तक एग्जाम्प्ट है और कब वो पब्लिक हो जाएंगे, मतलब कब तुम लोग इसकी इंफॉर्मेशन मांग सकते? सर हम बताएंगे सर, हमको पता है। एक बार पार्लियामेंट में सारे लोगों के सामने इसको रखा गया तो ये हो जाएगा पब्लिक, है ना? और जब तक वो पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा गया था तब तक वो क्या रहेगा? एग्जाम्प्ट। क्लियर है बेटा? एक बार पूरी लाइन पढ़ लेना, सबको सारी बातें क्लियर है, किसी को कोई डाउट? बढ़िया आगे, बाकी सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो कोई पढ़ने की गरज नहीं है। अब आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 8 के बाद सेक्शन नंबर 9 पे, जिसका नाम है रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट। अब मेरी बात सुन, सेक्शन नंबर 9 में आता है रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट। अगर तुमने कॉपीराइट को इन्फ्रिंग किया हुआ, अगर तुमने काय को बेटा कॉपीराइट को इन्फ्रिंग किया है, इन्फ्रिंग मतलब भी ब्रेक करना, ठीक है? तो बताओ सारी चीजें कॉपीराइट के हिसाब से होनी चाहिए। कॉपीराइट मतलब भी अपने देश में ये एक्ट बना हुआ है, और एक्ट क्या बोलता है कि अगर तुमको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से, मतलब ओरिजिनल कॉपीज होनी चाहिए, रिक्वेस्ट भी तुम्हारी सही होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। तो अगर तुमने उसको ब्रेक कर दिया मतलब इन्फ्रिंग कर दिया, तो क्या पीआईओ तुमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? नहीं सर। कॉपीराइट को अगर ब्रेक कर रहे तो इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली क्या किया जाएगा? रिजेक्ट किया जाएगा। क्लियर है बेटा? साथ में सेक्शन नंबर 10 पे आते हैं, 8 और 9 की कहानी खत्म। अब आएंगे बेटा सेक्शन नंबर 10 जो बोलता है पार्शियल डिस्क्लोजर अलाउड। आ रहे तुम्हें लोग बता दो, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। सेक्शन नंबर 10 तुम लोग एक बार पैराग्राफ पढ़ लेना। सेक्शन 10 क्या बोलता है देखो, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। क्या है बेटा? मेरे पास एक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में ना कुछ चीजें लीगल है और कुछ चीजें एग्जम्प्टेड है। मतलब ही जो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में आती है। ठीक है? एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, कुछ चीजें अपन डिस्क्लोज कर सकते हैं और कुछ चीजें कैसी है बेटा? एग्जम्प्टेड, सेक्शन 8 और 9। तो बताओ ये डॉक्यूमेंट क्या दो हिस्सों में बट सकता है कि नहीं? है ना? जो
सो में बढ़ सकता है कि नहीं। तो पीआईओ मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन देगा, कौन सी इंफॉर्मेशन देगा, सेक्शन 8 और 9 की, या जो डिस्क्लोज हो सकती है। सर जो डिस्क्लोज हो सकती है ना, मतलब आधी इंफॉर्मेशन मुझे देगा और आधी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे रीजन दे देगा कि भाई तूने सेक्शन 8 और 9 की इंफॉर्मेशन मांगी है तो वो इंफॉर्मेशन हम तुझे प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है क्या? यस सर, समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते आगे सर। अब आते हैं हु इज एक्सक्लूडेड। भैया आईएमपी मार लो। क्या मार लो भैया? आईएमपी, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, हु इज एक्सक्लूडेड। अब देखो, बात अपन ने पढ़ी थी, मैं तुमको लेके जाऊंगा साइलेंट फीचर की तरफ। जाओ जरा बेटा, साइलेंट फीचर, सब जन पन्ने पलटो, पलटो पलटो, महाराज की तरह बैठो मत, गणपति बप्पा बन के बैठो मत। भाई और बहनों, पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो जरा सा त्राण मेंटेन करो, बॉडी मेंटेन करो, थोड़ा सा ताकत बताओ भैया, आ जाओ। तो सर हम आ गए साइलेंट फीचर पे, सबने पन्ने खोल दिए, और सबने पन्ने खोलते सर साइलेंट फीचर का जो लास्ट फीचर था ना, लास्ट वाला, कैसा वाला था? लास्ट वाला। वो बोलता था कि शेड्यूल नंबर 2 में जो सिक्योरिटीज और इंटेलिजेंस वाले लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन अपन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हु इज एक्सक्लूडेड में अपने को वही पता चलेगा बेटा, जितने भी सारे लोग शेड्यूल नंबर कौन से में आते, 2 में, जो कि कौन कौन है देखो, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, है ना, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, ईडी, नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीआई, जो भी है, अंडमान अंडमान राइफल स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांचेस अंडमान निकोबार ब्रांच, सीआईडी दादरा नगर हवेली स्पेशल ब्रांचेस, लक्षद्वीप पुलिस, ये सभी की अपन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये सभी की इंफॉर्मेशन अपन प्रोवाइड नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों? अरे भाई, देश के प्रति इनका प्यार और देश को बचाने के लिए इनकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं प्रोवाइड की जाती है ना बेटा, है ना। इनकी इंफॉर्मेशन ही अपन बाहर देने लग जाए तो दुश्मनों को अपन साथ दे रहे हैं ऐसा माना जाएगा। दुश्मन इससे सतर्क हो जाएंगे और अपने ऊपर वो कभी भी क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। इसलिए इनकी इंफॉर्मेशन बाहर देने का नहीं। बट अगर इनकी वजह से, अगर ये लोग करप्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? करप्शन कर रहे हैं, या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन मतलब ही गलत कर रहे हैं, घाटियों में अपने ही लोगों को मार रहे हैं, घाटियों में आर्मी वाले अपने ही लोगों को मार रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर एक आदि गलत इंसान निकला जो ऐसे रिकामे काम कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन विद द अप्रूवल ऑफ सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, विद द अप्रूवल ऑफ किसका बेटा? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन प्रोवाइड करी जाएंगी कितने डेज के अंदर? 45 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर बेटा? 45 डेज के अंदर। सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा? 24। क्लियर है? एक बार पूरा चैप्टर 2 मिनट, मतलब आज जहां से चालू किया देखो, ड्यूटीज पढ़ी थी। सबसे पहले क्या पढ़ा था? ड्यूटीज। सर हमको याद है ना, देखो ना, मैं बताता हूँ ना, राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग में नहीं हुआ तो हेल्प करेगा कौन? पीआईओ। वो पीआईओ के पास नहीं है तो वो ट्रांसफर कर देगा दूसरे पीआईओ को कितने दिनों के अंदर? 5 डेज। लाइफ और लिबर्टी की इंफॉर्मेशन 48 आवर्स, एक्चुअल इंफॉर्मेशन 30 डेज, है ना। रिजेक्ट कर दिया तो 3 चीजें बताएंगा, क्यों रिजेक्ट किया, रीजन, किसके पास अपील कर सकते हो और कौन से कोर्ट के पास तुमने कितने दिनों के जाना है। ये आ गया था ड्यूटीज में। ड्यूटीज के नीचे अपन ने पढ़ा हु इज एक्सक्लूडेड, कौन कौन बंदा एक्सक्लूड है। तो बहुत सारे थे, कैबिनेट पेपर था, बाद में कैबिनेट पेपर के बाद में देखो कौन था बेटा, और कौन था भूल गया हूँ मैं भी, देखो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। जो बंदा फॉरेन गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस को ब्रेक करता है वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। जो फिजिटरी रिलेशन की है वो इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन जिसके ऊपर चल रहा है वो इंफॉर्मेशन अपन प्रोवाइड नहीं कर सकते। पार्शियल डिस्क्लोजर अलाउड है क्या? हाँ। अगर आधी इंफॉर्मेशन एक्सेप्टेड है और आधी इंफॉर्मेशन
अनएग्जम्प्टेड है तो सेक्शन नंबर 10 बोलता है इंफॉर्मेशन अनएग्जम्प्टेड है उसकी इंफॉर्मेशन अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर जितने भी बड़े बड़े आर्मी नेवी वाले लोग आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन अपन प्रोवाइड नहीं कर सकते। बट ह्यूमन राइट, कौन सी राइट बेटा, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है या फिर करप्शन हो रहा है, तो वो केस में अपन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सबको सारी बातें क्लियर है। चलो, पीआईओ के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे सबसे बड़ी अथॉरिटीज जो कि है सीआईसी और एसआईसी। और बेटा चैप्टर भी क्या होने आ गया है, समाप्त। देखो थोड़ा सा ही बचा हुआ है, खत्म कर लेंगे आज। ठीक है, चलो। तो दो टाइप के बाप है, कितने टाइप के बाप है, दो। एक तो सीआईसी और एक तो एसआईसी। अपन ऐसे याद रखेंगे, कल भी मैंने बोला था सीआईसी बाप है, एसआईसी उसका बेटा। ठीक है, कि सीआईसी रहता है दिल्ली में, सीआईसी रहता है कहाँ पे बेटा, दिल्ली में, क्योंकि सेंट्रल है। और एसआईसी रहता है हर एक स्टेट में, स्टेट में मतलब महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। तो कौन बाप है, सीआईसी, बेटा कौन है, एसआईसी। सबसे पहले पढ़ेंगे सीआईसी के बारे में। ठीक है, मैं तुमको बोलते जाता हूँ फटाफट से। देखो नाम क्या बोलते, सेंट्रल। सेंट्रल मतलब कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, सीआईसी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें दो टाइप के मेंबर रहेंगे। इतना बड़ा अपन अगर इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं तो उसमें मेंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो रहेगा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और एक तो रहेगा इंफॉर्मेशन कमीशन बट नॉट एक्सीडिंग 10। तो देखो अगर मैं लिख के दूं बेटा, देखो एस्टेब्लिशमेंट कौन करने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मेंबर कितने रहेंगे, मेंबर सीआईसी में मेंबर कितने हैं, एक चेयरपर्सन, मतलब ही कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, और साथ में मेंबर्स जो कि रहेंगे कितने बेटा, 10। तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 11। ठीक है, फिर ये दोनों को अपॉइंट करेगा अपने देश का प्रेसिडेंट। ये दोनों को कौन अपॉइंट करेगा बेटा, ये दोनों मतलब कौन, सीआईसी और आईसी, ये दोनों को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट भले ही अपॉइंट करेगा बट रिकमेंडेशन लेंगे। रिकमेंडेशन मतलब पूछेगा, क्या करेंगे बेटा, पूछेगा। किसको पूछेगा, पीएम को। पीएम मतलब ये अपने नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और पीएम को ही इसका चेयरपर्सन माना जाएगा, चेयरमैन माना जाएगा। सीआईसी का चेयरमैन कौन है, मतलब ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, फिर चेयरमैन होने के नाते इनको दो लोगों को अपॉइंट करना है। मेंबर करके कितने लोगों को अपॉइंट करना है, दो लोगों को। एक तो अपोजिशन इन लोकसभा और एक तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, इनको इनको क्या करने का है बेटा, अपॉइंट करने का है। देखो जरा, सबको सारी बातें क्लियर है। चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। कितने लोगों को अपॉइंट करेगा, दो। अपोजिशन इन लोकसभा और एक दो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। क्लियर है बेटा, याद बड़े आगे। उसके बाद जो भी बंदा क्या बनना चाहता है, सीआईसी बनना चाहता है या फिर जो भी बंदा आईसी बनना चाहता है, बताओ ऐसे फटीचर को किसी को भी कर देंगे कि दूसरे फेल को कर दिया। अरे नहीं भैया, उसके पास होना चाहिए नॉलेज और एक्सपीरियंस। क्या क्या होना चाहिए बेटा उसके पास, नॉलेज और एक्सपीरियंस। काय में देखो कितनी डिग्रियां होनी चाहिए, क्या माइला, लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, है कि नहीं, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नेंस, ये सभी भाई साहब के पास सभी जगहों पे क्या होना चाहिए, नॉलेज। तभी जाके वो मेंबर बन सकता है। बट जब भी ये लोग सीआईसी बनेंगे या आईसी बनेंगे तो दे शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो तुमको सीआईसी और आईसी बनना है तो तुम लोग मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए और स्टेट लेजिस्लेशन का भी हिस्सा होने नहीं चाहिए। ना ही तुमने कोई भी ऑफिस होल्ड करना है जो कि प्रॉफिट पर्पज से, जो कोई भी ऑफिस जो कि कैसे पर्पज से बेटा, प्रॉफिट पर्पज से, उसको भी तुमने होल्ड करने का नहीं है। ठीक है, साथ में तुमने कोई बिजनेस कैरी नहीं करना है,
प्रोफेशन कैरी नहीं करना है, ना ही तुम लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए चाहिए, ना ही तुम लोग कैसे जुड़े हुए चाहिए बेटा, पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है, तभी तुम लोग मेंबर बन सकते हो। साथ में सीआईसी देखो, चीफ जो है वो चेयरपर्सन है अपना, मतलब सबसे हेड कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। उसकी हेल्प के लिए, उसके असिस्टेंस के लिए कितने लोगों को अपॉइंट किया गया, 10, जो कि कौन थे, इंफॉर्मेशन कमीशन। इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, और अदर ऑफिसेस किधर बनाने के वो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। क्लियर है बेटा सबको, तो एक बार पूरी कहानी बताओ, कितने मेंबर अपॉइंट होते हैं, पहले तो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने लोगों को, दो, एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और एक तो इंफॉर्मेशन कमीशन नॉट एक्सीडिंग 10, ठीक है। जो भी बंदा ये दोनों बनना चाहता है, इसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। पीएम ये कमेटी का क्या है, चेयरपर्सन, चेयरमैन है। कितने लोगों को अपॉइंट करेगा, दो, एक तो लोकसभा और एक तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब तुमको इसका मेंबर बनने का है तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइल्ड वाला, हर जगह पे तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तुमने ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट, बिजनेस, प्रोफेशन, पॉलिटिकल पार्टी का धंधा कुछ भी करने का नहीं है, तभी तुम लोग इसके मेंबर बन सकते हो। किसका कौन हेल्प करता है, चीफ का हेल्प करने के लिए कौन बैठा हुआ है बेटा, इंफॉर्मेशन कमीशन बैठा हुआ है। इसका हेड ऑफिस किधर है, दिल्ली में, और अदर ऑफिसर्स किधर रहेंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोले होंगे वही से। सेक्शन नंबर कौन से में बेटा, 12 में। अब टर्म्स पे आते हैं, क्या के ऊपर आते हैं बेटा, टर्म्स। और टर्म्स में देखो सबसे पहला, टर्म्स में आ जाओ बेटा, सबसे पहले जो भी सीआईसी है, जो भी कौन है सीआईसी, ये कितने सालों के लिए अपॉइंट होगा, देखो 65 ईयर्स, ठीक है, और 5 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। एक मिनट, 5 ईयर्स का आ गया, हाँ, टर्म जो कि प्रिस्क्राइब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो तुम लोग एज अ सीआईसी या फिर एसआईसी, सीआईसी कितने सालों के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, एक तो तुम्हारा एज 65 ईयर्स का ना हो जाए, या फिर जितना टर्म पीरियड बोला हुआ है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उतने टर्म के लिए तुम लोग अपॉइंट हो सकते हो, विच एवर इज अर्लियर। पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर है बेटा। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, तुम लोग रीअपॉइंट नहीं हो सकते, एक बार तुम लोग रिटायर हो गए तो वो केस में तुम्हारा फिर से रीअपॉइंटमेंट होने वाला नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है उसके बाद, अगर आईसी जो है सीआईसी बन गया, देखो सबकी जो है प्रमोशन ही होता है बेटा, आईसी जो है वो अगर क्या बन गया, सीआईसी, आईसी वो 3 सालों के लिए था, ठीक है, कितने सालों के लिए था, 3 सालों के लिए। अब मुझे बताओ वो कितने सालों के लिए आगे काम कर सकता है, टोटल टर्म कितना था बेटा, 5 साल। कितने साल का था, 5 साल। अब बताओ सीआईसी करके कितने साल काम कर सकता है, सिर्फ 2 साल काम कर सकता है। कितने साल काम कर सकता है, 2 साल। क्लियर है सबको। साथ में अगर तुमको सीआईसी और एसआईसी करके अपॉइंट होना है तो तुमको ओथ लेना पड़ेगा, किसके सामने बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अपने प्रेसिडेंट के सामने, शेड्यूल नंबर 1 के हिसाब से। अगर कहीं पे तुमको रिजाइन करना है तो भी तुमको प्रेसिडेंट के सामने जाके रिजाइन करना पड़ेगा। तो बताओ दो, अपॉइंटमेंट के लिए किसके पास जाना है, अपॉइंटमेंट के लिए किसके पास जाना है, अपॉइंट होना है तो किसके पास जाना है, प्रेसिडेंट। और अगर तुमको छोड़ के जाना है, रिजाइन करना है, तो भी किसके पास जाना पड़ेगा बेटा, प्रेसिडेंट, ठीक है। साथ में आगे क्या बोलता है, अगर तुम लोग काम कर रहे हो तो तुमको क्या मिलेंगी, सैलरी और अलाउंसेस, जो कि कौन डिसाइड करेगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जितने भी सारे लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं उनको भी क्या दिया जाएगा बेटा, सैलरी और वेजेस, ठीक है बेटा। याद रख सबको, सारी बातें क्लियर है। जितने भी सारे ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज तुम्हारे साथ में काम कर रहे हैं उनको भी क्या दिया जाएगा, सैलरी और वेजेस, जो कि कौन देगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन और अदर सर्विसेज भी कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है बेटा। अब तुम लोग ये स्टेट जो है होमवर्क में पढ़ लोगे, सेम ही है। तुम ही लोग बताओ क्या बदलाव होगा, थोड़ा सा बता दो। टर्म्स तो सेम ही है। चलो अब बताओ, सीआईसी को किसने अपॉइंट किया था, कॉन्स्टिट्यूट किसने किया था,
सेंट्रल गवर्नमेंट। एसआईसी को कौन करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। सीआईसी का हेड कौन था? प्रेसिडेंट। स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर। गवर्नर किसका रिकमेंडेशन लेगा बताओ? गवर्नर के नीचे कौन आता है बेटा स्टेट में? अपना सीएम। तो सीएम को ही यहाँ पे क्या माना जाएगा? चेयरपर्सन। क्या माना जाएगा? चेयरपर्सन। सीएम होने के नाते कितने लोगों को वो अपॉइंट कर सकता है? सीएम होने के नाते कितने लोगों को अपॉइंट कर सकता है? एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली का बंदा, और एक तो कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है। बाकी सारी चीजें कैसी है बेटा? टर्म्स एंड कंडीशन सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है। तुम लोग आराम से होमवर्क में पढ़ लेना, ये लिख लेना पॉज करके। ठीक है। बड़े बेटा आगे तो देखो, पहले ड्यूटीज पढ़ी, ड्यूटीज के बाद सीआईसी पढ़ा, एसआईसी पढ़ा। अब आते हैं बेटा पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन पे। अब देखो अपन ने अभी अभी कॉन्स्टिट्यूट किया है। किसको कॉन्स्टिट्यूट किया है? सीआईसी और एसआईसी को। तो क्या इनके पास कुछ पावर आएंगे कि नहीं आएंगी? आएंगी सर, क्यों नहीं आएंगी? अब देखो मैं तुमको बताता हूँ। अगर पीआईओ ने, पीआईओ मतलब इनके नीचे वाला, ये सारे काम करने थे बट ये सारे काम किए हुए नहीं है, तो वो केस में ये सारे काम मतलब भी कौन से काम ये भी बता दो बेटा। देखो कौन से सारे काम। पीआईओ को अपॉइंट करना था बट साला पीआईओ को अपॉइंट किया हुआ नहीं है, या फिर उसने इंफॉर्मेशन देनी थी बट उसने इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है, या फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के प्रिविलेजेस को क्या कर दिया? ब्रेक। या फिर तुमने इंफॉर्मेशन मांगी थी बट तुमको रिस्पॉन्स दिया गया नहीं है, या फिर कैसी फीस मांग रहा है? अनरीजनेबल फीस मांग रहा है, या फिर कैसी इंफॉर्मेशन तुमको दी है उसने? इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग, और एनी अदर मैटर एज में बी स्पेसिफाइड। ये सारी गलतियां अगर किसने कर दी बेटा? पीआईओ ने कर दी। किसने कर दी बेटा? पीआईओ ने। तो इसकी कंप्लेंट डालोगे कि नहीं डालोगे? यस सर डालेंगे। किसके पास? सीआईसी और एसआईसी के पास। जैसे ही तुम लोग सीआईसी और एसआईसी के पास जाते हो, किसके पास जाते हो? सीआईसी और एसआईसी के पास जाते हो बेटा, तो वो पीआईओ के खिलाफ करेंगे इंक्वायरी। तो वो पीआईओ के खिलाफ क्या करेंगे बेटा? इंक्वायरी। और जब वो इंक्वायरी करेंगे तो उसके पास सेम पावर आ जाएगा सिविल कोर्ट की तरह। किसकी तरह पावर आ जाएगा बेटा? सिविल कोर्ट की तरह उसके पास पावर आ जाएगा। ठीक है। जब सिविल कोर्ट की तरह उसके पास पावर आ ही रहा है, जब किसकी तरह बेटा? सिविल कोर्ट की तरह उसके पास क्या आ रहा है? पावर आ ही रहा है। तो बताओ क्या पीआईओ से, क्या बेटा पीआईओ से सारे रिकॉर्ड्स मंगा सकता है कि नहीं मंगा सकता? यस। इंक्वायरी करनी है, रिकॉर्ड्स लगेंगे, इंक्वायरी कम पॉसिबल नहीं है। तो क्या पावर सबको क्लियर है बेटा? यस सर पावर सबको क्लियर है। अब मुझे बताओ, पीआईओ ने जो डिसीजन दिया, पीआईओ ने जो डिसीजन दिया, उससे अगर तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम लोग क्या करोगे बेटा? तुम लोग क्या करोगे बेटा? अपील करोगे। क्या करोगे बेटा? अपील। और बताओ ना, फर्स्ट अपील के बारे में पढ़ो। कौन सी अपील बेटा? फर्स्ट अपील। देखो मैं तुमको बताता हूँ, तुम लोग लिख लो। पीआईओ से अगर तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, इससे पीआईओ से अगर तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, तो तुम लोग जाओगे ए, अपन पूरा ही लिख लेते हैं बेटा। तुम लोग जाओगे ऑफिसर सीनियर टू द रैंक ऑफ पीआईओ। मतलब कौन सा ऑफिसर? पीआईओ के ऊपर वाले ऑफिसर के पास। इसके पास अपील कर रहे हो तुम लोग। ठीक है। कि भैया भैया हम लोग जो है वो पीआईओ से सेटिस्फाइड नहीं है। तो बताओ अपील कितने दिनों के अंदर हो सकती है? 30 डेज के अंदर। ठीक है। कितने डेज के अंदर? 30 डेज के अंदर। और क्या एक्सटेंशन मिल सकता है? यस सर एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर अपने पास कैसा कॉज है बेटा? सफिशिएंट कॉज। अपने पास रीजन है तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा? एक्सटेंशन। क्लियर है? अब चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। अगर जो ऑर्डर पास किया ऑफिसर टू द रैंक ऑफ, ऑफिसर सीनियर टू द रैंक ऑफ पीआईओ, उससे भी तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम लोग बोल रहे हो नहीं भैया हम लोग तो साला इससे सेटिस्फाइड है ही नहीं, ये बिंडो खोपड़ी का है, इसने क्या डिसीजन दिया मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो बताओ इसके ऊपर वाली अथॉरिटी आ जाएंगी।
CIC और SIC। कौन आ जाएंगे बेटा? CIC और SIC। इसके पास तुम लोग क्या करोगे? अपील करोगे। क्या करोगे बेटा? अपील करोगे विद इन 90 डेज। विद इन हाउ मेनी डेज बेटा? 90 डेज। बट 90 डेज कब से काउंट करने हैं? जब से किसने ऑर्डर पास किया था? ऑफिसर सीनियर टू द रैंक ऑफ PIO ने पास किया था, तब से लेकर 90 डेज के अंदर अंदर तुम लोग CIC और SIC के पास कैसी अपील कर रहे हो? पहली बार की दूसरी बार? दूसरी बार। तो ये कैसी अपील है बेटा? सेकंड अपील है। ठीक है, ये कैसी अपील थी बेटा? फर्स्ट अपील थी। यहाँ तक सबको क्लियर है? एंड सेम रूल मतलब फर्स्ट अपील और सेकंड अपील का रूल सेम एप्लीकेबल होता है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी मतलब कौन थी बेटा? जो आउटसाइड इंडिया है बट इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रही है? इंडिया से। तो अपील का सेम रूल उनको भी क्या हो जाएगा बेटा? एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पॉज करके बेटा लिख लेना पूरा कार्यक्रम। ठीक है, सबको सारी बातें क्लियर है? अब देखो, एक्सटेंशन मिल रहा था फर्स्ट अपील में। क्या मिल रहा था बेटा? एक्सटेंशन। तो वो फर्स्ट अपील के केस में अपने को मिल जाते हैं 15 डेज का। तो टोटल डेज जो है वो हो जाते हैं बेटा कितने डेज? 45 डेज। ठीक है, सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा अपील करने के लिए? 19। एक बार पूरी कहानी बताऊंगे। PIO से सेटिस्फाइड नहीं है तो चले जाओ किसके पास बेटा? ऑफिसर सीनियर टू द रैंक ऑफ PIO। उसके पास क्या डाल दो बेटा तुम लोग? अपील डाल दो। उसके पास क्या डाल दो बेटा तुम लोग? अपील। कितने दिनों के अंदर? 30 डेज। बट कब से? जब से PIO ने डिसीजन दिया था तब से। अगर 30 डेज के अंदर नहीं हो पाया तो एक्सटेंशन मिलेगा कितने डेज का? 15 डेज का। अगर इससे भी तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो ऑफिसर सीनियर टू द रैंक ऑफ PIO, तो तुम लोग जाओगे CIC और SIC के पास। कितने डेज के अंदर? 90 डेज के अंदर। बट कब से? जब से ऑफिसर सीनियर टू द रैंक ऑफ PIO ने क्या दिया था बेटा? डिसीजन दिया था। ठीक है, और सेम रूल इज एप्लीकेबल मतलब पहली अपील और दूसरी अपील का रूल किसको एप्लीकेबल होता है बेटा? थर्ड पार्टी को। क्या सबको सारी बातें क्लियर है? अब आ जाओ बेटा पेनल्टीज। अपना रहे चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं आज। पेनल्टीज पे आते हैं। ठीक है, तो चलो हाँ, तुम लोग बताना, तुम ही लोग बता दो। अगर PIO ने, अगर किसने बेटा? PIO ने कुछ गलतियां कर दी है। क्या कर दी है? गलतियां कर दी है। क्या क्या गलती करी है? देखो PIO ने क्या क्या गलतियां करी है। सेक्शन 20 में तुम्हारा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया हुआ नहीं है, या फिर रीजनेबल टाइम में 30 डेज, 35 डेज, 48 आवर्स, 40 आवर्स में इंफॉर्मेशन देनी थी बट दी हुई नहीं है, या फिर माला पैड जानबूझ के साले ने डुक्कर ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई नहीं है, या फिर इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, या फिर इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ला रहा है इंफॉर्मेशन देने में। तो CIC और SIC तुम्हारे ऊपर, मतलब किसके ऊपर? PIO के ऊपर। ये सारा कांड करने के लिए, ये सारा क्या करने के लिए बेटा? कांड करने के लिए 250 रुपए पर डे की पेनल्टी लगा सकते, और मैक्सिमम से मैक्सिमम पर डे पेनल्टी लग सकती कितने हजार की बेटा? 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लग जाएंगे, मतलब ये फाइन लग जाएंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, किसी को कोई डाउट? लास्ट में आते हैं बेटा, पेनल्टी भी होगी, बच जाए आगे। आ जाओ बेटा, रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा? 26। और 26 में तुम लोग बताओ, ITI को प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस। तो ITI को आगे लेके जाने के लिए अपना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रहा है, जिसमें से 4 चीजें दी गई है अपने को। कितनी चीजें दी गई है बेटा? 4। और देखो क्या क्या। सबसे पहली जो चीज दी गई, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, लोगों तक क्या पहुंचाने के लिए? अवेयरनेस पहुंचाने के लिए ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं कि देश में कैसे भी इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे गांव में जाते हैं और वहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, एंकरेज करते हैं अपने पब्लिक अथॉरिटीज को। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसको एंकरेज करता है? पब्लिक अथॉरिटीज को, कि प्रॉपर डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन करो प्रोग्राम का। मतलब कुछ भी गलतियां मत करो, सब चीजें कैसे होनी चाहिए? सीक्वेंस के हिसाब से होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? जब भी तुम लोग इंफॉर्मेशन दोगे तो वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए,
और तुमने उसको टाइम पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। कैसे इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और कैसे प्रोवाइड करना है बेटा, टाइम पे प्रोवाइड करना है। और साथ में दोनों को ट्रेनिंग दी जाएंगी, सेंट्रल पीआईओ को भी और स्टेट पीआईओ को भी। अगर ट्रेनिंग होंगी तो काम फटाफट होगा, ट्रेनिंग नहीं होंगी तो काम में बेटा दिक्कतें आएंगी। और यहाँ पे बेटा अपना पूरा चैप्टर जो है वो क्या होता है बेटा, समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए सबके लिए बहुत सारे और चैप्टर, और अच्छे से देखना, कुछ भी छोड़ना मत, यही मैं तुमको बोलूंगा। बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच बेटा, कीप वॉचिंग प्लीज, कहीं पे भी कुछ भी छोड़ो मत, वीडियो को अंत तक देखते रहना, ठीक है। बाय बाय।